नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है अतुल सर की पाठशाला में। और आज हम लोग एनसीईआरटी 9th का अंतिम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और ये 9th का आखिरी अध्याय लोकतांत्रिक अधिकार है। और इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा आप लोगों को, अच्छा लगेगा शायद। तो बात ये है कि मानिए एक स्कूल है, जैसे जनता है इसको, और वहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं। और वो प्रिंसिपल साहब बच्चों से कहते हैं कि तुम लोग पानी नहीं पी सकते हो, साथ ही कहते हैं कि तुम खेल भी नहीं सकते हो, और कोई बात भी नहीं कह सकते हो, बोल सकते हो, सवाल नहीं पूछ सकते हो। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अगर तुम किसी दिन स्कूल नहीं आए तो मैं बिना कारण के भी तुम्हें निकाल दूंगा, बिना बताए तुम्हें निकाल दूंगा, स्कूल से भगा दूंगा। अब आप बताइए कि क्या ये सही है? मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जवाब होगा नहीं, ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का कुछ अधिकार होता है। ये अधिकार उसका पानी पीने का, थोड़ा सा बात करने का, खेलने का, और बिना किसी कारण से स्कूल से निकाले जाने का, ये बिना किसी कारण से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार भारत में हर नागरिक के भी कुछ अधिकार हैं, और ये अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। मुझे ये पता है कि आपका सवाल होगा फिर कि अधिकार क्या है। देखिए, अधिकार वे सुविधाएं हैं और कुछ आजादियां हैं जो हमें सम्मान के साथ जीने के लिए मिलती है। क्या होता है? तो अधिकार वे सुविधाएं हैं, आजादियां हैं जो हमें सम्मान के साथ जीने के लिए मिलती है। लेकिन जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। एनसीईआरटी बुक में ये सारे सवालों का जवाब है, लेकिन मेरे शब्दों में अगर आप सुनेंगे तो अगर अधिकार नहीं होंगे तो सरकार या कोई ताकतवर व्यक्ति, कोई भी, लोगों पर मनमानी तरीके से शासन करने लगेगा, उसको दबाने लगेगा। यही कारण है कि संविधान और नागरिक को कुछ न कुछ अधिकार दिया है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी कि अगर हम मोटा मोटा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कहें तो एक शब्द में कह सकते हैं कि लोकतंत्र में लोगों को सम्मान और स्वतंत्रता से जीने के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार कहते हैं। अगर इस बात को लाइन में कहें तो क्या कहेंगे हम कि लोकतंत्र में लोगों को सम्मान और स्वतंत्रता से जीने के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग लोकतांत्रिक अधिकार एनसीईआरटी के परिचय पढ़ते हैं, और बीच बीच में जो भी आएगा आपको बताएंगे हम। और जो कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही एक नए रूप में अतुल सर की पाठशाला को लेकर आने का प्रयास है।
और आपके सहयोग, आपके समर्थन से शायद कुछ दिनों में ये संभव हो पाए, जहां आप व्हाइट बोर्ड और बहुत सारी चीजें के साथ पढ़ पाए और आपके लिए सुविधा हो पाए। तो चलिए और आसानी से इस क्लास को बनाएं। इसके पहले हम लोग 9th क्लास के पूरे जो एक सीरीज है राजनीति विज्ञान का, उसको समाप्त करने की ओर बढ़े हैं हम लोग, और उस कड़ी में ये आखिरी अध्याय होगा हम लोग का। इस आखिरी अध्याय में आपको 2 वीडियो मिलेंगे और ये जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लोग तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखते हैं पहले परिचय। लोकतंत्र में आम जनता की सत्ता में साझेदारी होती है। यह साझेदारी व्यक्ति के अधिकारों के माध्यम से संभव हो पाती है। हम थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं तो आप इसको 1.5 या 2 पर करके देख सकते हैं और बातों को आसानी से समझ सकते हैं। जल्दी खत्म भी होगा, तो आप मेरे धीरे पढ़ाने से परेशान मत होइए। आपके मोबाइल में ऐसा फंक्शन है कि उसको तेज करके आप सुन सकते हैं। चलिए आगे। जैसे कि नागरिकों के मतदान का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति के अधिकार, सूचना पाने का अधिकार। लोकतंत्र में लोगों को कुछ अधिकार मिले हुए हैं, जैसे मतदान करने का अधिकार है कि वोट देंगे। विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है, मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, उसकी अधिकार है। और एक और है सूचना पाने का अधिकार। जैसे अगर आपने बोर्ड का एग्जाम दिया और आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में नंबर कम आए, तो ये अधिकार है कि आप अपनी कॉपी को मंगा सके, उसको देख सके और देखेंगे आपकी सही है कहाँ है और गलत कहाँ है। जो आपने लिखा था उसके अनुसार नंबर मिला है कि नहीं मिला है, ये लोकतंत्र में आपका अधिकार है, ये मिलेगा। तो ये आगे है कि इसीलिए व्यक्ति के अधिकार न सिर्फ लोकतंत्र की स्थापना की अनिवार्य पूर्व शर्त है, वरन लोकतांत्रिक राजनीति की सहगामी भी है, जिसकी उपस्थिति लोकतांत्रिक शासन के वास्तविक स्वरूप को निरंतर प्रकट करने में होती है। कि अधिकारों का महत्व क्या है। एनसीईआरटी कहती है कि अधिकारों का महत्व जानने के लिए अध्याय की शुरुआती वैसी घटनाओं से करते हैं जिसमें व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है। अभी हमने जो कहानी पढ़ाया, आपको बताया, उस कहानी में यही था कि आपको पानी पीने से रोका जा रहा है। ये क्या है? आपका अधिकार है पानी पीना, आपको बिना कारण से स्कूल से निकाला जा रहा है। यह अधिकार है आपका जानना है कि किस कारण से आपको निकाला जा रहा है। तो इसमें यही है कि अगर अधिकारों का महत्व जानने के लिए इस अध्याय की शुरुआत वैसी घटनाओं से करते हैं जिसमें व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, इनसे उपजी तकलीफ एवं त्रासदी स्वभावतः हमारे मन मस्तिष्क को एक यह एहसास कराता है कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है। यह हमें यह भी जानने के लिए उकसाता है कि वास्तव में अधिकारों का मतलब क्या होता है, हमें इनकी जरूरत क्यों है, इनको संविधान में दर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। इस दिशा में पहला कदम उठाने वाला देश कौन सा था। हमारे संविधान में स्थान पाने के लिए अधिकारों को कितना संघर्ष करना पड़ा। आजादी के बाद भारत के संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं। आजादी के बाद भारत के संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं। इस सारे सवालों का जवाब है हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि आम आदमी इन अधिकारों को कैसे हासिल कर सकता है। अगर इन अधिकारों को कोई छीनता है तो इसकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा। आखिरी में हम यह भी देखेंगे कि लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ती है। लोकतंत्र को बनाए रखने में, लोकतंत्र को चलाने में, उसको बढ़ाने में अधिकारों की कैसी भूमिका होती है। आज दुनिया के अधिकांश देश लोकतांत्रिक कहलाने से मैं पूर्व लोकतांत्रिक कहलाने में गौरव महसूस करते हैं। क्या लोकतंत्र के विकास और विस्तार ने अधिकारों का भी विस्तार किया है। हाल के वर्षों में हमारे देश दुनिया के अन्य देशों
या संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए क्या किया है, इन सारी चीजों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे और उसको जानेंगे। तो ये है कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा। अभी आपको जो कहानी सुनाया था मैंने कि आपको पानी पीने की से रोक दिया जाए, आप सोचिए, कल्पना करिए, आपको पानी पीने से रोक दिया जाए, आपको खेलने से रोक दिया जाए, तो फिर आपका जीवन कैसा होगा। ऐसा ही कुछ आपको एनसीईआरटी बताता है। ये कहता है कि हम आए दिन ऐसी खबरें पढ़ते रहते हैं जिनमें निर्दोष व्यक्ति पुलिस गुंडों, बाहुबलियों और सत्ताधारियों के अत्याचार के शिकार होते हैं। ऐसे कैदियों की खबरें होती हैं जिन पर मुकदमा चलाने में इतने वर्ष लग जाते हैं, बिना आरोप सिद्ध हुए उनके जीवन का अधिकांश हिस्सा जेलों में बीत जाता है। एक व्यक्ति थे और मेरा अनुमान है शायद एक रुपये या 10 रुपये के लिए जेल में गए थे और वो 40 बिना सुनवाई के 40 साल तक जेल में रहे। और 1 या 10 रुपये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसा ही अमाउंट था और उसके लिए उन्होंने बिना कार्रवाई के 40 साल दूर तक जेल में बिताया। सोचिए उनके अधिकारों का कितना हनन हुआ। ऐसे ही जेलों में कैदियों, बच्चों, औरतों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है। उनको खाने वाला जैसे जगहों पर रखा जाता है इनको, वो काफी दयनीय होती है। उसकी कल्पना करके भी है आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक है कि भागलपुर की जेल में कैदियों की आंखें फोड़ दी गई थी। अगर आपने गंगा जल मूवी देखा होगा, उसमें इस चीज को दिखाता है। गंगा जल मूवी आपको अजय देवगन वाला देखना पड़ेगा। उसमें इस चीज को दिखाया है कि भागलपुर की वो घटनाएं आज जो आप देखते हैं कि एनकाउंटर किए जा रहे हैं, पुलिस वाले, जनता गुंडों से इतनी परेशान हो गई थी, पुलिस वाले इनसे इतने परेशान हो गए थे कि गुंडों की आंखों में तेजाब डाल दिया जाता था, उनकी आंखें फोड़ दी। आज जो एनकाउंटर के नाम पे इसके आप समर्थक हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन उससे अगर हम तुलना करें कि भागलपुर की जेल में आंखें फोड़ दी जाती थी और आज घुटनों पे गोली मार के उनको लंगड़ा कर दिया जाता है, कितना सही है कितना गलत है, ये आप तय करिए, आप कमेंट करिए। लेकिन जनता उस टाइम भी थी। लेकिन एक चीज है कि जो अधिकार हैं कि आप उनको न्यायालय ले जाइए, न्यायालय फैसला करेगा क्या सही है, क्या सजा देनी चाहिए कानून के हिसाब से, ये अधिकारों में आता है। उसका हनन तो होता ही है। यही नहीं, अमेरिकी फौजों ने इराक में लोकतंत्र की बहाली के नाम पर अनेक अत्याचार किए। आज भी कई सारे देशों में हो रहा है, लोकतंत्र के नाम पे कई जगह विद्रोह करा दिए गए, लीबिया हो, इराक हो, कई सारे देशों में ऐसा हुआ है अमेरिका के द्वारा, या वेनेजुएला हो, ईरान हो। साथ ही साथ 11 दिसंबर 2001 के बाद आतंकवादी हमला हुआ था 11 दिसंबर 2001 में। कहा तो अमेरिका, फर्स्ट टाइम अमेरिका ये महसूस कर पाया कि उसके यहाँ भी हमले हो सकते हैं और वो भी इन हमलों से अछूता नहीं है। तो इसके पहले जब भी भारत बाकी देश अगर कहते थे कि हमारे यहाँ आतंकवादी हमले होते हैं, और खासकर भारत जब भी कहता था कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी हमले कराए जाते हैं, तो अमेरिका इस चीज को नकार देता था, मानता ही नहीं था। लेकिन फर्स्ट टाइम उसी के पाला हुआ उसामा बिन लादेन, कभी बात करेंगे कि हम उसामा बिन को जन्म देने वाला अमेरिका आखिर में उसी के शिकार क्यों हो गया। बाद में 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के उसामा बिन को मारा। लेकिन 11 सितंबर 2001 के बाद आतंकवाद के विरोध के नाम पर जिस तरीके से अमेरिका ने कत्लेआम मचाया, अफगानिस्तान को निशाना बनाया, ये अधिकारों के हनन की बातें दिखाता है।
साथ ही साथ म्यांमार में देश की सरकार कही या वहां की सेना ने आंग सान सू ची को वर्षों तक उनके घर में नजरबंद रखा और आज भी रखा हुआ है। कुछ समय के लिए छोड़ा था, वहां के राष्ट्राध्यक्ष बनी थी, फिर से वही काम हो गया कि फिर से वहां पे नजरबंद कर दिया गया उनको। ऐसा ही कुछ इराक में, यूगोस्लाविया में, भारत में भी 1975 में हुआ था। कई सारे देशों में, भारत में भी जातीय नरसंहार कई बार होता है और इसकी कीमत आम लोग चुकाते हैं, लोगों को भीषण कष्ट झेलना पड़ता है। ऐसी खबरों को पढ़कर या जानकर आपके मन में क्या बात आती है? निश्चित तौर पर आप ऐसी घटनाओं को नहीं होने देना चाहेंगे और ऐसी व्यवस्था चाहेंगे जिसमें हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी हो, जिसमें सभी के लिए सम्मान, प्रतिष्ठा और समान अवसर हो। आप क्या चाहते हैं ये जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, दूसरे बच्चों को भी बताइए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और सीखिए। चलिए देखते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो मनुष्य अच्छा जीवन जीना चाहता है। हर कोई चाहता है कि अच्छा जीवन जिए। इसके लिए उसे कुछ विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है। व्यक्ति इन सुविधाओं को मांग या दावे के रूप में रखता है, मांग कर सकता है सरकारों से। क्योंकि समाज के सभी लोगों को ये सुविधाएं चाहिए, इसलिए ये दावे तार्किक एवं विवेकपूर्ण होने चाहिए। इन दावों को सब पर समान रूप से लागू किया जाने वाला होना चाहिए, तभी उसे सामाजिक स्वीकृति मिलती है। सिर्फ समाज सिर्फ ऐसे ही मांगों को स्वीकारता है जो आवश्यक है और जिसमें सार्वजनिक कल्याण की भावना निहित होती है। जब इन दावों को राज्य भी मान लेता है और अपने कानून के द्वारा उसे लागू कर देता है, तब इसे हम अधिकार कहते हैं। तो अधिकार किसे कहते हैं, इसको नोट करिए आप। देखिए, समाज क्या करता है? अगर कोई दावा कर रहा है यह है कि मनुष्य अच्छा जीवन जीना चाहता है, इसके लिए उसे कुछ विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है। व्यक्ति इन सुविधाओं की मांग या दावे के रूप में रखता है। कौन रखता है? व्यक्ति रखता है। इनको मांग करता है, दावा करता है कि ये मुझे चाहिए। चूंकि समाज के सभी लोगों को ये सुविधाएं चाहिए, इसलिए दावे तार्किक एवं विवेकपूर्ण होने चाहिए। आप दावे में ये कुछ भी नहीं मांग सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे तो ये अधिकार मिलना चाहिए कि कुछ गलत, जैसे हम 500 चाहे गांव में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चलाएं, ये आप दावा और मांग नहीं कर सकते। ये तार्किक नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। आप ये मांग नहीं कर सकते हैं कि सरकार बिना मेरे काम किए 1 लाख रुपए रोज दे दे। ये तार्किक विवेकपूर्ण नहीं होगा। ये भी है कि सबको दिया नहीं जा सकता। देखिए, आगे है कि इन दावों को सब पर समान रूप से लागू किया जाने वाला होना चाहिए। अगर ये मांग की जा रही है तो सब पे लागू होना चाहिए। ये नहीं केवल आपको दे दे, बाकी को ना दे, ये नहीं हो सकता है। अच्छा देखिए, तभी उसे सामाजिक स्वीकृति मिलती है। अगर तार्किक हो, जैसे कि पेपर लीक ना हो, स्वच्छता पूर्वक पेपर हो, पारदर्शी तरीके से पेपर एग्जाम हो, बच्चों को पूरा मौका मिले, तो इसको सब लोग मान रहे हैं, सबकी स्वीकृति है। तो समाज सिर्फ ऐसी ही मांगों को स्वीकारता है जो आवश्यक है और उसमें सार्वजनिक कल्याण की भावना निहित होती है। जब इन दावों को राज्य भी मान लेता है और अपने कानून के द्वारा उसे लागू कर देता है, राज्य जब अब जो दावा किए उसको राज्य ने मान लिया, उसको कानून के द्वारा लागू कर दिया, तभी इसे अधिकार कहते हैं। ठीक है।
तो आप लिख सकते हैं, लोगों द्वारा मांग की गई तथा समाज द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात राज्य भी मान ले और कानून के द्वारा लागू कर दे तो उसे ही अधिकार कहते हैं। ठीक है, या आप वीडियो रोक के लिख सकते हैं। आगे, इस तरह अधिकार लोगों के वे तार्किक दावे हैं जिसे समाज से स्वीकृत एवं अदालतों द्वारा मान्यता मिलती है। क्या है कि इस तरह अधिकार लोगों के वे तार्किक दावे हैं जिसे समाज इसे स्वीकार करता है और अदालतें द्वारा इसे मान्यता देती है, सरकार इसे मान्यता देती है। आगे देखते हैं कि लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत। अभी जो कहानी बताए थे हम उससे जुड़ा हुआ है, और यह है कि आपको लोकतंत्र में इन अधिकारों की जरूरत क्यों है। तो यह है कि अगर अधिकार नहीं होंगे तो सरकार या कोई भी ताकतवर व्यक्ति क्या करेगा, लोगों पर मनमानी कर सकता है। देखिए, एनसीईआरटी क्या कहता है कि इस अध्याय की शुरुआत में ही हमने देखा है कि लोकतंत्र में आम जनता की सत्ता में साझेदारी होती है। इस साझेदारी के भी दो तरीके हैं। पहला, नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधी भाग ले। देखिए, जब लाखों करोड़ों लोगों को भाग लेना होती है, इस तरह का लोकतंत्र अव्यवहारिक एवं असंभव हो जाता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है जिसमें नागरिकों द्वारा चुने हुए कुछ प्रतिनिधियों उनकी तरफ से शासन चलाएं, फैसले लें। हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि इन प्रतिनिधियों को चुनने का विधि को चुनाव कहते हैं। जो इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव कहते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए नागरिकों को जिस अधिकार की जरूरत होती है उसे ही मताधिकार कहते हैं। इस प्रकार प्रतिनिधियात्मक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की पहली शर्त अधिकारों की मौजूदगी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देकर प्रतिनिधि चुनने का और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि बनाने का अधिकार होता है। यह प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को सही और वास्तविक रूप से लगातार अभिव्यक्त करते रहें। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार का गठन नियमित अंतराल पर निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनाव में के द्वारा हो। इसके लिए जरूरी है कि लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का, राजनीतिक पार्टी बनाने का, राजनीतिक गतिविधियों की आजादी हो। पहले इसके ऊपर वाला समझ लेते हैं, फिर ये आएंगे नीचे वाला। देखिए, सभी लोग एक साथ, इतनी बड़ी संख्या है तो सभी लोग सरकार चलाएं, तो शासन करे, कानून बनाए, ये संभव नहीं है। इसके लिए क्या है कि कई लाख लोग मिलकर कोई अपना एक प्रतिनिधि चुन दे। पिछले अध्याय में हमने देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए कि सार्वभौम मताधिकार मिले, सबको अधिकार मिले वोट देने का। और उस वोट में ये ना हो कि जो धनी वर्ग है, चाहे जो बिजनेसमैन है, उसके वोट देने का जो मूल्य है वो अधिक हो मत का, जो गरीब है उसका मत कमजोर हो, तभी नहीं होगा सही। इसलिए मताधिकार मिले, सबके वोट बराबर हो। साथ ही जो प्रतिनिधि प्रतिनिधात्मक शासन प्रणाली चुनी जाती है, वो जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं को सही और वास्तविक रूप में रखे सामने। साथ ही साथ राजनीतिक पार्टी बनाने का और राजनीतिक गतिविधियों की भी आजादी हो।
जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो, समय समय पर चुनाव हो। चलिए, ये इसीलिए आपको लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए। आगे देखते हैं कि सही ढंग से चुनी हुई सरकार निरंकुश न हो जाए। जो सरकारें चुनी गई हैं वो निरंकुश न हो जाए, उनका लोकतांत्रिक स्वरूप बना रहे, इसलिए इन्हें अपने काम में कुछ सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है। सरकार को शक्तियां, व्यक्ति के अधिकार, इन सीमा रेखाओं का निर्धारण कर सरकार को अपने लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखने में मदद करती है। सरकार सही से काम कर रही है, उसके लिए जरूरी है कि उसका सतत मूल्यांकन हो। यह तभी संभव है जब व्यक्ति को बोलने की आजादी हो, सरकार के कामों की जानकारी का अधिकार हो, सरकार की आलोचना का अधिकार हो। लोकतंत्र की कार्य पद्धति ऐसी होती है जिसमें बहुसंख्यक हमेशा मजबूत स्थिति में होते हैं, अतः लोकतंत्र में बहुसंख्यकों को मनमानी की संभावना हमेशा बरकरार होती है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा की गारंटी लेते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करें। यानी कि जो संख्या में कम है और जो संख्या में अधिक है, ये ना हो कि लोकतंत्र में जो संख्या में अधिक है उनकी ही मनमानी चले और जो कम है उनकी बातों को ना सुना जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होता है, कभी ज्यादातर होता है कि लोकतंत्र में जिसकी संख्या अधिक होती है वो ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वही सरकार को चुनता है। और ये लोकतंत्र की कमियों को भी दर्शाता है। और ये हमेशा रहता है, संभावना बनी रहती है कि जो संख्या में अधिक है वो अल्पसंख्यकों को दबा सकते हैं। इसीलिए संविधान क्या करता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको कुछ गारंटी देता है और इस बात की व्यवस्था करता है कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करें। एक है कि अधिकार को संविधान में लिखने की क्या जरूरत है। तो कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करती, या इससे भी बढ़कर वह स्वयं नागरिकों के अधिकार पर हमला करती है। इसलिए कुछ अधिकार को सरकार से भी ऊंचे दर्जे दिए जाने की जरूरत होती है, ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन नहीं कर सके, अधिकारों को लागू किए जा सके। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों को देखने की जरूरत होती है। देखिए, अधिकारों को संविधान में लिखने की क्या जरूरत है, सवाल आप करेंगे, इसकी जरूरत ही क्या है कि संविधान में लिख दिया जाए। तो एनसीईआरटी आपको बताती है कि कई बार जो चुनी गई सरकार होती है वो अपने नागरिकों के अधिकार की रक्षा नहीं करती, या इससे भी बढ़कर वो स्वयं नागरिकों के अधिकार पर हमला करती है। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत होती है। जैसे कोई गिरफ्तार कर लिया गया, जो आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, पहले 7 थे अब 6, सरकारें उसको दबाना चाहती है, बोलने की आजादी छीनना चाहती है, और हर सरकार का यही नियत होता है, उनको दबाना चाहती हैं। तो इसलिए क्या है कि बोलने का अधिकार, कहीं जाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसको संविधान में ऊंचा रखा गया सरकारों से। अगर इसमें हनन होता है तो न्यायालय उस पर हस्तक्षेप करके उसको बचाती है, ताकि सरकार भी उसका उल्लंघन न कर सके, अधिकारों को लागू किया जा सके। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों को लिखने की जरूरत होती है कि उसको संविधान में लिख दिया जाए। अगर मौखिक रहेगा तो सरकारें पलट जाएंगे कि हमने ये तो कभी दिया ही नहीं था, लेकिन अगर संविधान में लिखा रहेगा तो नहीं पलट सकती। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत में या चुनिंदा देशों में, बल्कि ये विश्व के
और संविधान में ऐसा है, और इस संदर्भ में हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग विश्व के संदर्भ में देखेंगे अधिकारों का क्या है।